कोर्ट के अंदर एक फैसला होना था। जज साहब फैसला सुनाते हैं और वह कहते हैं कि लड़के लड़की का तलाक हो जाएगा और जो लड़का है वह तलाक के एवज में लड़की को 6 लाख रुपए देगा। अब इस फैसले को सुनने के बाद अविनाश सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह उसकी जीत है या हार। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस फैसले से उसे फ़ायदा हुआ है या नुकसान। अब भारी कदमों के साथ वह कोर्ट रूम से बाहर निकलता है। वहाँ पर एक चाय की दुकान बनी हुई थी, वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। वह देख ही रहा था, तभी उस कोर्ट रूम के अंदर से लड़के के घरवाले और लड़की के घरवाले निकलते हैं, जिनके चेहरों पर मुस्कान थी और काफ़ी ज़्यादा खुश प्रतीत हो रहे थे। इसके बाद वह दोनों वकील जो लड़का और लड़की ने कर रखे थे वो कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से बतियाते हुए, और उसी चाय की दुकान पर आकर एक दूसरे से अच्छी तरह से बातें करते हैं और चाय पीने लगते हैं। जो वकील कुछ देर पहले उन दोनों के लिए लड़ाई कर रहे थे वो आज एक दूसरे के साथ इतनी खुशी खुशी बात कर रहे थे। इस बात को देखकर उसका दिमाग और भी ज़्यादा खनक जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वह लड़की जिससे उसका तलाक हुआ था वह वहाँ पर आती है और उसकी तरफ देखकर थोड़ी देर के लिए अपनी स्कूटी को रोकती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वहाँ से चली जाती है। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से इन लोगों का तलाक हुआ था, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है अविनाश और रुचिका की। अविनाश जो कि अपने घर का बड़ा बेटा है, उसका एक छोटा भाई है, उसके माता पिता हैं, ठीक ठाक ज़मीन जायदाद है, पैसों की कोई दिक्कत उनके पास नहीं है। अब जो अविनाश है वो शादी के योग्य हो गया था, तो उसके लिए एक रिश्ता आता है। जिस लड़की का रिश्ता आया था उसके माता पिता नहीं थे। उसका फ़ोटो जैसे अविनाश देखता है तो देखते ही उस लड़की को पसंद कर लेता है। उस लड़की के फ़ोटो में कुछ ऐसी बात थी जिसे देखकर अविनाश सोचने लगता है कि यह लड़की औरों की तरह नहीं है, यह औरों से बिल्कुल अलग है। उसके बाद दोनों परिवार वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं, लड़का लड़की भी वहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं और अविनाश जैसे रुचिका की तरफ देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। रुचिका की सादगी और उसकी आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया था। वह और लड़कियों की तरह नहीं थी जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है अपनी शादी का, या फिर कह सकते हैं कि वो सीधी सादी भोली भाली लड़की थी जो अपनी जिम्मेदारियों को समझा करती थी। अब उसे देखकर अविनाश एकदम से शादी के लिए हामी भर देता है और घर वालों से कह देता है कि मैं इस लड़की से शादी कर लूँगा। अविनाश जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वह इधर उधर छोटे मोटे काम किया करता था, कभी किसी काम को किया कभी किसी काम को किया, ऐसे ही वो रहा करता था। अब रुचिका और अविनाश दोनों की शादी हो जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, रीति रिवाज से हुई थी। रुचिका दुल्हन बनकर अविनाश के घर में आती है। वह उसके घर को अच्छी तरह से साज सवार किया करती, अविनाश के माता पिता का अच्छी तरह से ख्याल रखती। एक उसका जो छोटा भाई था अपने देवर का भी पूरा ख्याल रखा करती। वो जिस भी चीज़ को बनाने के लिए बोला करता उस चीज़ को बना के झट से ला दिया करती। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन जो अविनाश की माँ थी वो बार बार रुचिका को ताने दिया करती, कहा करती कि तू कैसी है, तुझे अच्छी तरह से काम करना नहीं आता, तूने ये काम अच्छी तरह से नहीं किया, तूने ये काम अच्छी तरह से नहीं किया। इस तरह की बातें वो रुचिका से बोल दिया करती है। अब रुचिका इन बातों को अपने पति को बताया करती और कहा करती कि सुनिए माँ जी ऐसे ऐसे कहती है मेरे से, और मैं तो अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से काम करती हूँ, लेकिन पता नहीं माँ जी को जन क्या लगता है वो मुझसे चिढ़ा करती हैं। अविनाश रुचिका को समझा दिया करता, बार बार कह दिया करता कोई बात नहीं है माँ, कह दिया तो क्या हुआ, तुम अपने काम को अच्छी तरह से करो, माँ का क्या है, माँ तो बुजुर्ग हो चली हैं, आज हैं कल नहीं। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को समझा दिया करता और इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अभी अविनाश की शादी को 1 साल ही हुआ था। उसका छोटा भाई जो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ था वह सीए बन गया था। अब जब वह सीए बन गया था तो घर वाले उसकी भी शादी करा देते हैं। उसकी शादी एक बड़े घराने से होती है और जैसे ही छोटे भाई की पत्नी उस घर के अंदर आती है तो वह पीछे से बड़े घराने की थी। उसका पति भी अच्छा खासा कमाता था। इधर जो अविनाश है उसका रोजगार ऐसा ही था, वो कभी कुछ काम किया करता कभी कुछ काम किया करता, अच्छे से आमदनी नहीं हो पाती थी। अब इस बात को देखते हुए जो रुचिका की देवरानी है वो अपनी सास की साइड होकर रुचिका को ताना मारा करती, बार बार उससे तरह तरह की बातें किया करती, और जब भी कभी रुचिका की सास उससे लड़ाई किया करती तो उसके साथ खड़ी होकर अपनी जेठानी से बुरा भला कह दिया करती। अब ये बात रुचिका से सहन नहीं होती है। वह अपने पति से कहती है, लेकिन पति उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, हमारी आमदनी छोटी है तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने हमें छोटा समझ रखा है तो छोटा बनकर जी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
इसी तरह से एक दिन अविनाश को कुछ काम था और पीछे से उसकी सास की उससे लड़ाई होती है और लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि फिलहाल छोटी बहू भी सास के साथ मिलकर उसे परेशान कर रही थी, ताना दे रही थी। तो रुचिका से भी रहा नहीं जाता है। रुचिका अपने पति के पास फ़ोन करती है। पति जो कि किसी काम में व्यस्त था, वह उससे कह देता है कि तू चुपचाप रहे घर के अंदर, मैं शाम को आऊँगा, सब कुछ देख लूँगा। इतनी ही देर में उस घर का दामाद वहाँ पर आ जाता है, यानी कि जो अविनाश की बहन थी उसका पति, अविनाश का जीजा वहाँ पर आ चुका था। और जैसे ही अविनाश का जीजा इस सभी चीज़ों को देखता है तो अविनाश का जीजा और अविनाश का छोटा भाई रुचिका को उसके मायके छोड़ आते हैं। अब रुचिका अपने मायके जा चुकी थी। अविनाश शाम को घर आता है, वह देखता है कि उसकी पत्नी घर पे नहीं है। इधर जो रुचिका थी वो अपने भैया भाभी को पूरा मामला बताती है, कहती है कि जब से छोटे भाई की शादी हुई है तो उसकी पत्नी भी मेरी सास के साथ मिलकर मुझे ताना मारा करती है, मुझसे लड़ाई किया करती है। अब यह बात जैसे ही वो लोग सुनते हैं तो वो लोग गर्म हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा इससे तलाक करा देंगे और तुम आराम से अपने घर पर रहना, यहाँ पर तुम्हारे लिए किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है। अविनाश का मन भी करता है अपनी पत्नी के पास फ़ोन करे या उसे लेने के लिए जाए, लेकिन वो अहंकार के बस होकर उसे फ़ोन नहीं कर पाता। वह सोचने लगता है कि जब मैंने उससे मना किया था तो वह यहाँ से क्यों चली गई। दोस्तों, अविनाश के पैर में थोड़ा सा दर्द रहा करता था और रुचिका बार बार उसे ऑपरेशन कराने के लिए बोला करती थी, लेकिन अविनाश ऑपरेशन नहीं कराया करता। तो दोस्तों, जब भी अविनाश के पैर में कभी दर्द होता तो उसे अपनी पत्नी की याद आया करती। सोचा करता अगर वो होती तो इसकी मालिश कर देती और दर्द थोड़ा सा कम हो जाता। धीरे धीरे समय बीतता है। अब रुचिका को जाए हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने तक ना तो अविनाश ने कभी रुचिका के पास फ़ोन किया और ना ही रुचिका ने कभी अविनाश के पास फ़ोन किया। अब रुचिका के भैया भाभी रुचिका से कहते हैं कि तू ऐसा कर, तलाक का केस डाल दे। ऐसा कहकर वो उसे कोर्ट के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर तलाक का केस डाल देते हैं। केस कोर्ट में चलता है। सम्मन अविनाश के पास पहुँचते हैं। अविनाश के जो सम्मन थे, जैसे ही उसके घर वाले उन सम्मनों को देखते हैं तो वो एकदम से और बौखला जाते हैं। उनके अभिमान को चोट पहुँचती है तो वो एकदम से कह देते हैं कि ठीक है, अगर इसे तलाक चाहिए तो इसे तलाक ही मिल जाएगा। उसके बाद कोर्ट में केस चलता है और केस को चलते हुए लगभग 1.5 साल हो गया था। 1.5 साल बाद फैसला आता है। फैसला सुनाया जाता है जज साहब के द्वारा कि लड़का लड़की को तलाक दे देगा और तलाक के एवज में 6 लाख रुपए अविनाश को रुचिका को देने पड़ेंगे। इस फैसले को सुनने के बाद कोर्ट रूम के अंदर मौजूद अविनाश के घरवाले और रुचिका के घरवाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन अविनाश और रुचिका के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। अविनाश भारी कदमों से उस कोर्ट रूम से बाहर निकलता है और कोर्ट के बाहर जाकर एक चाय की दुकान थी, उस चाय की दुकान पर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि उस कोर्ट रूम के अंदर से उसके घर वाले निकले हैं, जिनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खुशी है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे अविनाश के तलाक होने से। उसके थोड़ी देर बाद रुचिका के घर वाले वहाँ से निकलते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश प्रतीत हो रहे थे। अब उनको देखकर जो अविनाश है और भी ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि ये हमारी हार है या जीत है। तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों वकील जो रुचिका ने और अविनाश ने कर रखे थे अपने केस को लड़ने के लिए, वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल रखा था उन्होंने और वो उसी चाय की दुकान पर आकर बैठ जाते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ बातों का आनंद लेने लगते हैं। अब उन्हें देखकर जो अविनाश का मन है और भी ज़्यादा विचलित हो जाता है। सोचता है कि ये लोग आपस में लड़ रहे थे कोर्ट के अंदर, लेकिन बाहर आने के बाद ये एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और हम लोगों का फैसला इस तरह से क्यों हो गया। तभी थोड़ी देर बाद रुचिका आती है स्कूटी पर बैठकर। अविनाश जो कि चाय की दुकान पर बैठा था, रुचिका अविनाश को देखती है और थोड़ी देर के लिए स्कूटी को रोकती है। इधर अविनाश भी एकदम से ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे मानो वो उससे बहुत कुछ शिकायतें करना चाहता हो। रुचिका थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ से चल देती है और अविनाश वापस से उसी चेयर पर बैठ जाता है जहाँ पर वो बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद एकदम से धड़ाम से आवाज़ आती है और वह देखता है तो रुचिका का एक कार से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट को देखते ही अविनाश एकदम से भागकर वहां पर जाता है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। वह देखता है कि रुचिका के सर से खून बह रहा है और रुचिका बेहोश हो चुकी है। वह तभी साइड में ही एक ऑटो करता है, ऑटो में रुचिका को बैठाता है और सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं और थोड़ी देर बाद रुचिका को होश आ जाता है। अविनाश डॉक्टर से कहकर रुचिका के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन उन लोगों को थोड़ा काम था तो वो कहते हैं कि वैसे तो ठीक है ना। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब बताता है कहाँ, वैसे तो खतरे से बाहर है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम थोड़ी देर में आएंगे। तभी रुचिका को होश आता है। डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और बताते हैं कि आपकी पत्नी को होश आ गया है। उसके बाद अविनाश रुचिका के पास जाता है।
रुचिका जो कि अभी अभी होश में आई थी वह अविनाश की तरफ देखती है। उसकी आंखों में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। अविनाश उसके पास जाता है और उससे उसका हालचाल पूछता है कि अब तो तुम ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा कहते हुए रुचिका उठने की कोशिश करती है, लेकिन अविनाश रुचिका से कहता है कि आराम करो, डॉक्टर साहब ने कहा है तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद रुचिका अविनाश से कहती है कि अब तो तुम आज़ाद हो ना, अब तो हमारा तुम्हारा फैसला हो गया है। उसके बाद अविनाश कहता है कि आज़ाद तो तुम भी हो ना, तुम्हें भी मुझ में बहुत सारे खोट दिखाई देते थे। तुम कहती थी कि तुम अपनी माँ की ही सुनते हो, मेरी नहीं सुनते। अब तुम्हें बार बार ऐसी शिकायत मुझसे करनी नहीं पड़ेगी। इस बात को सुनकर जो रुचिका है उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं और वह अविनाश से कुछ पूछने ही वाली थी। इतनी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर साहब आ जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब आते हैं तो अविनाश डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब अब इसकी तबीयत कैसी है, ये ठीक तो है ना, कोई गंभीर चोट तो नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा हुआ जो तुम इन्हें टाइम पर ले आए, वरना इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था। अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो इनकी जान बचाना नामुमकिन होता। और कहते हुए चला जाता है कि अपनी पत्नी का ख्याल रखो, अभी इसकी हालत थोड़ी नाजुक है। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। अविनाश दोबारा से अपनी पत्नी रुचिका के पास आता है और उससे कुछ और बातें करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद रुचिका के घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही रुचिका का भाई अविनाश को रुचिका के पास देखता है तो एकदम से कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी तक चैन नहीं है, हमारी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर दी और अब भी यहाँ पर बेशर्मों की तरह खड़े हुए हो। इस बात को सुनकर अविनाश का सर नीचे हो जाता है और वो कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो सोचता है फिलहाल उसकी पत्नी की तबीयत नाजुक है तो यहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा ना हो। ऐसा सोचकर वह उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। शाम हो गई थी। शाम के समय अविनाश अपने घर पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है कि उसकी माँ और उसका भाई और उसके छोटे भाई की पत्नी और कुछ रिश्तेदार वहाँ पर बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। अब इस जीत के जश्न को देखकर अविनाश ना तो खुश होता है और ना ही दुखी होता है। वह अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और परेशान हो जाता है। सोचने लगता है अपने उन बीते पलों को जो उसने रुचिका के साथ बिताए थे। तभी वो अपने बिस्तर से खड़ा होकर अलमारी खोलता है। उस अलमारी के अंदर रुचिका के कुछ कपड़े रखे हुए थे जिन्हें उसने काफ़ी ज़्यादा संभाल के रख रखा था। वह सोचता था कि रुचिका कभी ना कभी तो आएगी जब उसके ये काम आ जाएंगे, लेकिन आज इन कपड़ों को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। इसी हालत में वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है और लेटा हुआ अपनी बीती बातों को सोच सोचकर उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगती है। इधर जो रुचिका है, जैसे उसके भैया भाभी अविनाश को फटकार कर वहाँ से भगा देते हैं तो रुचिका अपने भाई से लड़ जाती है। वह कहती है कि तुम्हें पता है अगर आज ये नहीं होते तो मेरी जान नहीं बच पाती। ये अगर टाइम पर मुझे हॉस्पिटल नहीं लाते तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर ज़्यादा देर हो जाती तो हम इनको बचा नहीं पाते। ऐसा कहकर वह अपने भैया भाभी को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। उसके भैया भाभी वहाँ से चले जाते हैं। जो रुचिका के एक्सीडेंट से ज़्यादा दुखी प्रतीत नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके तलाक की उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी। अब जैसे रुचिका के भैया भाभी वहाँ से चले जाते हैं तो रुचिका अविनाश के पास फ़ोन करती है। अविनाश जो बिस्तर पर लेटा हुआ था उसका फ़ोन बजता है और फ़ोन पर जैसे ही वो देखता है कि रुचिका का नंबर, और वो भी इतने दिनों बाद, वो एकदम से खुश हो जाता है और उस फ़ोन को उठाता है। फ़ोन उठाते ही अविनाश रुचिका से रुचिका का हालचाल पूछता है। रुचिका अपना हालचाल बताती है और पूछता है कि तुम्हारे पास कौन है। तो रुचिका बताती है कि कोई नहीं है मेरे पास, मैं अकेली हूँ फ़िलहाल। इस बात को सुनकर जो अविनाश है भी एकदम से बेचैन सा हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हारी हालत नाजुक है और डॉक्टर साहब ने कहा था कि तुम्हें देखभाल की सख्त ज़रूरत है, अब पूरी रात भर तुम अकेली कैसे रहोगी। उसके बाद रुचिका कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी, तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी अविनाश पूछता है क्या तुमने खाना खाया, तो रुचिका मना कर देती है। कहती है कि अभी तो मैंने खाना नहीं खाया। इस बात को सुनकर अविनाश फ़ोन काट देता है और बाहर से खाना पैक करवाता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है रुचिका के पास। वह रुचिका के पास जाता है और मानो रुचिका जैसे उसी का वेट कर रही हो। वहां पर जाने के बाद अविनाश रुचिका को खाना देता है, लेकिन रुचिका खाना देखते हुए कहती है कि तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं यहाँ से खाना मंगा लेती और उसी को खाकर अपना पेट भर लेती। उसके बाद अविनाश कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक तुम इस हॉस्पिटल के अंदर हो जब तक मैं तुम्हारी देखभाल कर लूँगा, उसके बाद तुम आज़ाद हो। इस बात को कहते हुए अविनाश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रुचिका आंसुओं को देखते हुए अविनाश से टोंट मारते हुए कहती है कि अब तो तुम्हारी माँ खुश होगी ना, अब तुम घर होकर आए हो, वो तो बड़ी खुशी मना रहे होंगे कि हमारा तुम्हारा तलाक हो गया। तभी अविनाश थोड़ा सा चुप पड़ जाता है
अब रुचिका जो खड़ा होकर अपने हाथों को धोना चाहती है खाना खाने के लिए, तो वह खड़ा होने की कोशिश करती है। अविनाश भाग कर आता है और उसको सहारा देकर खड़ा करता है, वॉशरूम की तरफ ले जाता है और उसके हाथों को धुलवाता है अच्छी तरह से। उसके बाद रुचिका को बैठाता है, रुचिका बैठती है और उसके सामने खाने को खोलता है। खाना खोलते ही रुचिका जैसे खाने को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस बार वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती है। वह अविनाश से कहती है क्या तुम्हें अब भी याद था कि मुझे कौन सी सब्ज़ी पसंद है, क्योंकि उस खाने के अंदर 2 तरह की सब्जियां रखी हुई थी और दोनों ही रुचिका की फेवरेट थी। उसके बाद रुचिका रोते हुए अपने पति के गले लगती है और कहती है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद अविनाश उसको चुप कराते हुए उसको खाना खिलाता है और जैसे ही उन लोगों का खाना पूरा हो जाता है तो अविनाश रुचिका से कहता है क्या रुचिका ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से रह सके। रुचिका मानो जैसे इसी बात का इंतजार कर रही हो, वह इस बात को सुनते ही एकदम अविनाश के गले लग जाती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहती है कि हो क्यों नहीं सकता, हम दोनों दोबारा से एक साथ रहेंगे। ये घर वाले हमें इस तरह से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों उन दोनों का तलाक जो हुआ था घर वालों के घमंड के कारण हुआ था, ना ही अविनाश और रुचिका की मर्जी से। उन दोनों के बीच में तो छोटी मोटी नोकझोंक रहा करती थी और उस छोटी मोटी नोकझोंक को वो सॉर्ट आउट कर लिया करते थे। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और अलग होने के साथ ही अविनाश कहता है रुचिका से कि रुचिका हम लोग दोबारा से शादी करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। इस बार मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा और हम लोग अच्छी तरह से एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, ना ही कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई किया करेंगे और ना ही घर वालों की बातों को दिल से लगाया करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद रुचिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। अविनाश उसे लेकर दोबारा से एक मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और वह अब अपने घर वालों से अलग रहा करता है। अलग रहकर वह अपनी पत्नी को बड़ा ही खुश रखा करता। जितने भी पैसे वो कमाते हैं उसमें उनका गुजारा हो जाता है और ज़्यादा पैसों की वो अपेक्षा कभी नहीं करते। तो ये थी कहानी जहाँ पर एक पति पत्नी लगभग 2-2.5 साल तक अलग रहे तलाक के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से एक हुए और उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना भी नहीं था, लेकिन घर वालों के अहंकार के कारण उन दोनों का तलाक हुआ और उनके प्यार के कारण वो दोनों फिर से एक हो गए। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख सको और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।